हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेस्टेशन, पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा या इसके बाद से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, इन सभी को कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे जेस्टेशन के बारे में, पार्चुरेशन के बारे में और लैक्टेशन के बारे में। तो चलो, हमने क्या देखा था कि जब फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें कि एक स्पर्म सेकेंडरी oocyte में जाता है और सेकेंडरी oocyte के विटेलिन मेम्ब्रेन को टच करता है, तो उसी समय वो जितना भी पॉलीस्पर्मी है उसको ब्लॉक कर देता है। क्यों? क्योंकि जब वो विटेलिन मेम्ब्रेन को टच करेगा तो ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, जिसके वजह से जितने भी अदर स्पर्म हैं वो इसमें इंटर नहीं कर पाएंगे सेकेंडरी oocyte में, और ये इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो सिंगल स्पर्म ही एक ओवम को फर्टिलाइज करता है। जब ये अंदर जाएगा तो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और ये ओवम बनाएगा। यही ओवम इस स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा। इस फ्यूजन का नाम होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। इस जाइगोट में अब होता है क्लीवेज डिवीजन। कौन सा होता है? क्लीवेज। क्लीवेज को भी हमने समझा था कि क्लीवेज का मतलब होता है कि ये माइटोसिस डिवीजन ही होगा, मगर सेल का जो साइज है वो हर एक डिवीजन में डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि इसके बाहर जो जोना पेलुसिडा का लेयर था वो नहीं बढ़ेगा। तो जो भी सेल डिवाइड होंगे उसको इसी के अंदर रहना है। दैट इज़ वाई सेल की साइज डिक्रीज होती जाएगी और न्यूक्लियस का डिवीजन होता जाएगा। तो इसी टाइप के डिवीजन को हम क्लीवेज बोलते हैं। जाइगोट में जब क्लीवेज होता है तो ये जाइगोट पहले 2 सेल स्टेज में जाएगा, देन 2 से ये 4 सेल स्टेज में जाएगा, 4 से ये जाएगा 8 सेल स्टेज में, और 8 से फिर ये 16 सेल स्टेज में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता, तो ये जो जाइगोट हम बोलते हैं एक सिंगल सेल को, जैसे कि ये दोनों न्यूक्लियस मिलके यहाँ पे 2n बना लिए थे स्ट्रक्चर, तो ये जाइगोट कहला रहा था अभी तक। अब ये हर जगह 2n ही रहेगा क्योंकि हो रहा है माइटोसिस डिवीजन। बट ये सेल जब ये डिवाइड होते जा रहे हैं तो इस समय ये जो सेल्स होते हैं इनको ब्लास्टोमेयर कहा जाता है। इनका नया नाम क्या हो गया? ब्लास्टोमेयर। जब 8 से 16 ब्लास्टोमेयर बन जाते हैं तो मोरुला स्टेज आती है, और यह मोरुला स्टेज 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन को जाके यूटिरस में इंटर कर जाती है। तो ये चौथे दिन फर्टिलाइजेशन के मोरुला फॉर्म में इंटर करेगी। कहाँ पे? यूटिरस में। यूटिरस के अंदर अब क्या होता है कि यही मोरुला फर्दर अपने आप को रीअरेंज करती है, फर्दर डिवीजन भी इसमें होते रहते हैं, सेल का नंबर भी बढ़ता रहता है यहाँ पे। अब हमें ये पता है, इस स्ट्रक्चर को हम इसे बोलते हैं क्या? ब्लास्टोसिस्ट, या फिर ब्लास्टूला स्टेज भी इसको बोल सकते हो। देखो, ब्लास्टूला स्टेज में क्या होता है ना कि मोरुला फर्दर डिवाइड होती रहती है और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है। इसके अलावा ये जितने भी सेल हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं एक पेरीफेरिक पे, और बीच में इनकी एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को बोला जाता है ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील ब्लास्टूला स्टेज में ही पाया जा रहा है। इसके अलावा ये जो सेल अपने आप को अरेंज किए हैं किनारे पे, इनका नाम हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट। तो हम देखेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट में हमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो सबसे बाहर की तरफ जो सेल्स अपने आप को ऑर्गेनाइज किए हैं एक बॉल के रूप में, एक होलो बॉल के रूप में, तो वो ट्रोफोब्लास्ट है। बीच की कैविटी जो बन गई है तो उसको ब्लास्टोसिल बोलोगे। इनके अंदर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है सेल्स का, जिसको बोला जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रियोब्लास्ट के बीच में है ब्लास्टोसिल कैविटी। इसी एम्ब्रियोब्लास्ट का नाम होता है इनर सेल मास, जिसको आईसीएम भी आप कहते हो। अब यहाँ देखो, ये जो आईसीएम है इसकी एबिलिटी है कि ये डिवाइड होके फिर से, मतलब ये इसमें अनलिमिटेड डिवीजन की कैपेसिटी होती है, और इसी को बोलते हैं स्टेम सेल। तो ये अपने आप को यही डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद ये क्या कर लेता है, एक पर्टिकुलर फुली ऑर्गेनिज्म को ये जन्म देगा। तो देखो, ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है इसमें फर्दर डिवीजन होगा और ये बनाएगा एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है। यहाँ से आप सीधे ये समझो कि कैसे ये बेबी बन रहा है यहाँ पे। तो
तो देखो इस स्टेज पे जब ब्लास्टुला बना है इतने सारे स्ट्रक्चर को लेके, यही ब्लास्टुला स्टेज में ये ब्लास्टोसिस्ट यूटिरस के इंडोमेट्रियम में जाके अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है। तो इम्प्लांटेशन किस स्टेज पे हो गई है? ब्लास्टुला स्टेज पे क्या हो गई? इम्प्लांटेशन हो गया। तो यहीं पे मैंने लिख दिया है इम्प्लांट टू इंडोमेट्रियम। अब इम्प्लांटेशन के बाद देखो क्या होता है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है यहाँ से कई सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमको दिखाई देते हैं जो कि इसके इम्प्लांटेशन में अटैचमेंट में मदद करते हैं और ये उसके इंडोमेट्रियम में बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी पकड़ बनाते हैं। अब इसके अलावा ये जो इनर सेल मास था ये फर्दर अपने आप को रीऑर्गेनाइज कराता है। तो इसमें सबसे बाहर वाले लेयर को बोलोगे एक्टोडर्म, इनर वाले लेयर को एंडोडर्म और बीच वाला जो लेयर है इसको बोला जाता है मेसोडर्म। तो ये सारे के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें हम गैस्ट्रोलेशन वगैरह देखते हैं या फिर एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट में कैसे फिर एमनियन बनेगा कोरियन, उसको हम किसी सेपरेट वीडियो में आगे चल के देख लेंगे। अभी ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, दैट इज़ वाई हम इसको सिर्फ समझते हैं पूरे प्रोसेस को। इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बना है अंदर उसमें सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म और बीच में है मेसोडर्म। इस स्ट्रक्चर के बाद अब होता है क्या? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये जो इम्प्लांटेशन के बाद ये स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना है अब कि कैसे एम्ब्रियो के ऑर्गन बनेंगे, और ये जितने भी ऑर्गन बनने हैं वो इसी तीनों लेयर से बनते हैं जो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यही मिल के बनाते हैं एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के सारे ऑर्गन। और जितना टाइम ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ले रहे हैं वो टाइम कहलाता है जेस्टेशन पीरियड। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में होता कैसे है। तो ह्यूमन का जेस्टेशन पीरियड होता है बेटा 9 मंथ का। तो 9 मंथ हमें पता ही है कि ह्यूमन में जेस्टेशन पीरियड होता है। इसमें देखिए कि इसको हम 3 तरीके से स्टडी करते हैं, 3 पार्ट में बांट के स्टडी करते हैं। पहले को बोलोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीने आएंगे। ट्राई का मतलब 3 होता है, तो पहले ट्राइमेस्टर में 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 3 महीने और तीसरे ट्राइमेस्टर में भी 3 महीने। तो 9 महीने को अगर 3-3 में बांटोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही 3-3 का आपने ट्राइमेस्टर बना लिया है। अब हम स्टडी करें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो के अंदर। तो देखो पहले महीने में क्या होता है कि एम्ब्रियो पहले महीने में हार्ट बना लेता है अपना। तो हार्ट का फॉर्मेशन कब होता है? फर्स्ट मंथ में। दूसरे महीने में एम्ब्रियो के लिम्स बन जाते हैं और उसके डिजिट बन जाते हैं। लिम्स का मतलब हाथ और पैर जो बनते हैं वो बन जाते हैं और उनमें डिजिट भी बन जाती हैं। तीसरे महीने में क्या होता है कि जो मेजर ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो बनते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हार्ट बन जाता है, लिम्ब बन जाते हैं एंड मेजर ऑर्गन। अगर और भी डिटेल कोई पूछ ले कि पहले महीने में क्या बनता है या सेकेंड मंथ ऑफ डेवलपमेंट में क्या बनता है, तो वो भी आपका यहाँ लिखा हुआ है। हार्ट बना फर्स्ट मंथ में। अब आओ सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब कब से? 4th मंथ से लेकर 6 मंथ के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो देखो चौथे मंथ में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है उसके ईयर्स और ईयर लोब्स बनते हैं। तो कान का बनना कब शुरू हुआ? 4th मंथ में ईयर और ईयर लोब्स बन गए। 5वें महीने में आईलिड्स बनते हैं, आईलैसेस और फाइन हेयर्स आ जाते हैं बॉडी पे। तो बॉडी पे छोटे छोटे फाइन हेयर्स आ गए, आईलिड्स और आईलैसेस बन गए 5th मंथ में। 6ठे महीने में क्या होता है कि जब 6 मंथ आता है तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीटल जो फीटल है अंदर, तो उस फीटस का पहला मूवमेंट कब होता है? तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट होगा 6 मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड में। और यहाँ पे हेड पे भी थोड़े थोड़े फाइन हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या होगा। तो 3rd ट्राइमेस्टर यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर है ये, 7th 8th और 9th मंथ। तो 7वें और 8वें महीने में क्या होता है कि बोन्स और मसल्स का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में। तो जो जेस्टेशन पीरियड का 7वां महीना है और 8वां महीना, इसमें एम्ब्रियो में मसल्स बनेंगे, बोन्स बनेंगे, इनका डेवलपमेंट होगा। और फिर जब 9 मंथ आएगा तो जो ये फीटस था अभी अंदर मदर के वुम्ब में, वो अब डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा। तो हमने पूरे मंथ वाइज देखा कि जेस्टेशन पीरियड में एम्ब्रियो के अंदर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये रेडी टू डिलीवरी जो ये एम्ब्रियो हो गया है या फीटस हो गया है, वो कैसे इसकी डिलीवरी होती है फर्दर। तब देखो जो ये डिलीवरी का प्रोसेस है जिसमें कि एक
फीटस का डिलीवरी होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसी को बोला जाता है पार्चुरेशन। तो जेस्टेशन पीरियड टोटल डेवलपमेंट था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और जो डिलीवरी होती है चाइल्ड की उसको कहा जाता है पार्चुरेशन। अब ये जो पार्चुरेशन है वो न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू वर्क करता है। न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब इसमें कुछ नर्व्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड का भी, जैसे कि हार्मोन्स का भी। अब देखो ये होता कैसे है। सबसे पहले अगर ये मदर का वुम्ब है तो ये एक एम्ब्रियो है, ये फीटस है, तो ये फीटस प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होता है मदर के बॉडी से, ठीक है। अब ये जो प्लेसेंटा है इससे ये जुड़ा हुआ है मदर से। फीटस जब पूरी तरीके से डेवलप हो गया है, बच्चा पूरी तरीके से डेवलप्ड है डिलीवरी के लिए, तो ये थोड़ा सा रिफ्लेक्स करेगा, और इसी के साथ साथ ये जो इसका प्लेसेंटा है वो भी क्या कराएगा कि थोड़ा सा स्टिमुलस देगा मसल्स को यूटिरस के, उनमें कॉन्ट्रैक्शन लाएगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो देखो पहली बार जब बच्चा ये रेडी है डिलीवरी के लिए, तो ये बच्चा और प्लेसेंटा यूटिरस के वॉल में क्या कराएंगे, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। इसी कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब कि फीटस इजेक्शन के लिए तैयार हो रहा है, बाहर निकलने के लिए वो रिफ्लेक्स दे रहा है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ये सिग्नल जाता है सीधे अब इसके ब्रेन के पास, मदर के ब्रेन में जैसे सिग्नल जाता है कि फीटस ने क्या किया है कि मसल्स यूटिरस मसल में कॉन्ट्रैक्शन लाया है, तो हाइपोथैलेमस एक कुछ सिग्नल्स देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में हमको पता है कि इसके दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे हमको सिर्फ अपना ध्यान रखना है केंद्रित किस पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। यहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहाँ से रिलीज होता है एक हार्मोन, जिस हार्मोन को बोला जाता है बर्थ हार्मोन। इस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। यही हार्मोन जैसे सेक्रीट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूटिरस के वॉल में। इस जैसे वो अभी तक जो ये फीटस था उसने माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन किया था, बट जब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो इसने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किया, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है ना कि यूटिरस की वॉल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है और इस फीटस को पुश करती है कि वो वेजाइना या सर्विकल कैनाल के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाए। तो इसका एंट्री कहाँ, इसका एग्जिट कहाँ से होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में ये जो बेबी है वो बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर निकलता है। बर्थ कैनाल किससे मिलके बनी थी, सर्विकल कैनाल और वेजाइना से मिलके बनी थी बर्थ कैनाल। तो यही डिलीवरी कैसे हो गया कि हमने देखा कि फीटस ने इजेक्शन रिफ्लेक्स दिया जिसमें कि माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ यूटिरस में। इसके वजह से हाइपोथैलेमस को ट्रिगर मिला, उसने क्या किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया ऑक्सीटोसिन के रिलीज के लिए। ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं। मार्केट में ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन के नाम से भी सेल किया जाता है, पिटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, यूटिरस के मसल्स का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है जिससे कि बेबी का डिलीवरी हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जिसमें डिलीवरी हुआ चाइल्ड को, उसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें लास्ट टॉपिक हमको एक समझना है लैक्टेशन का। लैक्टेशन के बारे में भी थोड़ा सा समझिए। लैक्टेशन का मतलब होता है ना कि जब डिलीवरी बेबी की हो जाती है तो आफ्टर प्रेगनेंसी जो मदर है उसका मेमोरी ग्लैंड जो है वो स्टार्ट करता है मिल्क का प्रोडक्शन। अब ये हमने मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था कि क्या क्या होते हैं उसमें। तो जो एल्वुलाई था उसके ल्यूमन में मिल्क भरा हुआ था जो कि ट्यूब्यूल के थ्रू बाहर निकलेगा, फिर एम्पुला आएगा और एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट आएगा और उसके थ्रू होकर ये मदर के यहाँ से सक कर लेता है बेबी, ठीक है, मिल्क को। अब देखो ये जो मिल्क है ना, मिल्क का प्रोडक्शन, पहले आप याद रखिए कि मिल्क का प्रोडक्शन कराने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होता है प्रोलैक्टिन। मगर इस मिल्क के इजेक्शन के लिए, जैसे कि मिल्क जब बेबी सक करे तो मिल्क बाहर लाए, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। वही हार्मोन जिसको बर्थ हार्मोन बोला गया था क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ला देता है यूटिरस के वॉल में। तो यहाँ देखो लैक्टेशन में क्या पढ़ोगे आप। लैक्टेशन में सिर्फ यही याद रखना है कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी जो मेमोरी ग्लैंड हैं वो मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट करा देते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के खत्म होने पे। यही प्रोसेस को लैक्टेशन कहलाया जाता है।
और भी नॉर्मल शब्द में समझो कि जो मदर बेबी को मिल्क फीड कराती है वही प्रोसेस लैक्टेशन कराता है। इसमें दो हार्मोन्स का काम हम देखते हैं, एक प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क को बनाने का काम करता है, और दूसरा क्या है, ऑक्सीटोसिन जो मिल्क के इजेक्शन या मिल्क को जब बेबी सक करे तो उस मिल्क को बाहर निकालने का काम करता है। अब देखो, मिल्क के प्रोडक्शन के से रिलेटेड भी एक टर्म है जिसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है। जब ये मदर में मिल्क फॉर्म होता है तो पहले 4 to 7 डेज जो होता है ना, चौथे से 7वें दिन तक, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम एक वो वाला मिल्क है जो अभी प्रेगनेंसी के एंड होने पे 4 से 7 दिन तक जो मिल्क मदर सेक्रेट करा रही है उसको कोलोस्ट्रम बोला जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, और इसका कलर होता है हल्का सा येलोइश कलर। इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कोलोस्ट्रम में होता है एंटीबॉडीज, और स्पेशली कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाता है मदर के मिल्क में, उसका भी नाम पूछा जाता है, तो वो है IgA। IG का मतलब इम्यूनोग्लोबिन A। ये वाला एंटीबॉडी मदर के मिल्क से ही बेबी को मिल जाता है, इसीलिए बेबी को बाहर आने पर डिलीवरी के बाद तुरंत इन्फेक्शन से ये बचाने का काम करता है। तो हमने ये पूरा प्रोसेस समझा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कि क्या होता है जेस्टेशन पीरियड, किस महीने किस ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, इसके अलावा पार्चुरेशन क्या होता है और लैक्टेशन क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज इसी के साथ हमने इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको जो भी डाउट्स हों इस चैप्टर के, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर कराऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।